नमस्कार दोस्तों, मैं लालू कुमार जायसवाल आप सभी को हमारे YouTube चैनल फ्रेंड स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी हम एक वीडियो देख चुके हैं। दोस्तों, एक पहली वीडियो में हम बताए थे कि आपको किस तरह से भारत का नाम, उसकी राजधानी और उसकी लोकेशन खास तौर पे कैसे देखना है, कैसे याद करना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे और हम आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं। हम कुछ उससे थोड़े आगे जानेंगे। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि यह वीडियो जो है आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हो उसके लिए, और कोई भी क्लास हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी स्टूडेंट हो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका वो जितने भी क्वेश्चन होगा सब NCERT पे आधारित होगा दोस्तों, और अगर थोड़ा सा इसमें डीपली जाएंगे दोस्तों तो आप वीडियो देखें, स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो होगा भारत का भूगोल का पार्ट 2, और ये जो होगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर आधारित होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार दोस्तों, तो हम जो फर्स्ट वीडियो में बात किए थे दोस्तों, तो थोड़ा देर के लिए दोस्तों हम इसको मिटाते हैं, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम दोस्तों आगे चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे दोस्तों क्या चीज़, फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन था। चलिए दोस्तों, हम एक बार सबसे पहले इसको फिर से मैप को हम देख लेते हैं, आप लोग को स्पीड में 1 मिनट का टाइम लेते हुए। दोस्तों, हम सबसे पहले बोले थे कि हिमाचल प्रदेश से थोड़ा नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तर या ऊपर में सिक्किम से आगे चलेंगे दोस्त, एक राज्य आएगा असम से और आगे चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे, लास्ट छोर पे जाएंगे, उसके जस्ट नीचे पे आएंगे तो नागालैंड से नीचे आएंगे दोस्त मणिपुर से नीचे आएंगे मिजोरम से जस्ट पश्चिम की ओर आएंगे, यानी बाएं दिशा की ओर आएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा त्रिपुरा के जस्ट ऊपर में चलेंगे तो ये हो जाएगा मेघालय के बाद दोस्तों ये हम पश्चिम बंगाल देख चुके हैं, तो हम पश्चिम बंगाल को छोड़ के चले जाएंगे उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु के बगल में केरल से ऊपर दोस्त कर्नाटक से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो एक छोटा सा राज्य है गोवा, इससे ऊपर चलेंगे तो महाराष्ट्र से ऊपर गुजरात से ऊपर राजस्थान से ऊपर पंजाब से जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों हरियाणा से जस्ट नीचे आएंगे मध्य प्रदेश एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ये है दोस्त झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, और आगे चलेंगे दोस्तों तो मेरे पास एक और दोस्त राज्य आ जाएगा तेलंगाना, जो किस राज्य से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। सबसे अंतिम राज्य जो बंटवारा हुआ है तो वह है तेलंगाना। आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भारत का पूर्वोत्तर राज्य, कौन सा, पूर्वोत्तर राज्य समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे और यहाँ पे समझेंगे। ये दोस्तों होता है ईस्ट पूर्व, ये होता है वेस्ट पश्चिम, उत्तर नॉर्थ, साउथ दक्षिण। इस पॉइंट से इधर चलेंगे तो हम चलेंगे पूर्व की ओर, यहाँ से इस दिशा में चलेंगे तो पश्चिम की ओर, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो कहाँ चलेंगे दोस्त, उत्तर की ओर, यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो कहाँ चलेंगे, दक्षिण की ओर। ये पॉइंट याद रखेंगे, आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इस चैनल पे हम एक छोटी बात देखेंगे दोस्तों। बड़ी बात तो सब कोई करता है, छोटी बात देखेंगे और यही छोटी बात आपको अच्छा लगेगा और यही आपको फायदा होगा और आगे आपको काम आएगा। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, भारत को जो है पूरे 6 पार्ट में बांटा गया है। एक पूर्व यानी पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य भारत,
याद रखें कौन सा, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर, ये पूर्वोत्तर कैसे हो जाएगा, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट, ये है नॉर्थ, इसके बीच में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट अर्थात नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, उत्तर पूर्व कहते हैं पूर्वोत्तर, ये राज्य हो जाएगा पूर्वोत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य, 6 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे क्या चीज, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य की संख्या कितना, 8। पूर्वोत्तर राज्य की संख्या कितना है, 8। कौन कौन याद रखेंगे, पहला है सिक्किम, पहला सिक्किम, असम, सेकंड असम, थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश जस्ट नीचे नागालैंड, इससे नीचे मणिपुर, इससे नीचे आएंगे तो मिजोरम, मिजोरम से पश्चिम की ओर त्रिपुरा, त्रिपुरा से ऊपर मेघालय, मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर्वोत्तर राज्य की संख्या 8। जब इसी में पूर्वोत्तर राज्य में एक स्टेट को हटा देंगे, किस स्टेट को, सिक्किम को, किस स्टेट को, सिक्किम को हम घेरा लगा दिए दोस्तों, तो हो जाएगा 7 सिस्टर, लिखेंगे 7 सिस्टर की संख्या, 7 यानी 7 बहनों का राज्य, कौन कौन सा राज्य आता है उसमें, यानी 7 राज्य को क्या मिला के बोलते हैं 7 सिस्टर। कौन कौन, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 राज्य जिसे हम कहते हैं 7 सिस्टर। तो पूर्वोत्तर राज्य दोस्त हम देख लिए हैं, तो आगे चलेंगे पूर्वी, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत था ये, अब हम चलेंगे पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में देखेंगे कौन कौन सा राज्य आता है, पहला राज्य लिखेंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हो गया। तो अब आते हैं वेस्ट बंगाल, WB, पहला क्या लिखेंगे पश्चिम बंगाल, सेकेंड पे बिहार, सेकेंड पे बिहार, उसके बाद बिहार के नीचे झारखंड, JH, झारखंड आप लोग लिखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, और झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नीचे में है उड़ीसा, उड़ीसा। 1 2 3 4 5, यानी पूर्वी भारत की संख्या कितना है 5, यानी पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं तो 5। कौन कौन, WB पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आधा उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत में आता है और आधा उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में आता है। तो दोस्तों इसको दोनों जगह काउंट करेंगे, इसमें लिखेंगे यूपी, क्या चीज, यूपी। यूपी को हम उत्तरी भारत में भी देखेंगे और पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में राज्यों की संख्या 6, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो हम देख लिए हैं पूर्वी भारत, देख लिए हैं, इससे पहले देखे थे पूर्वोत्तर भारत। अब देखेंगे कौन सा, पश्चिमी, या चलिए दोस्तों उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में देखेंगे दोस्त कौन कौन सा राज्य आता है। एक राज्य तो आता है ये 1 2 3 4 5 6 दोस्त, ये भी आता है उत्तरी भारत में, लेकिन ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। जब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम जिक्र करेंगे तो बता देंगे। तो अभी हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ नहीं बता रहे दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं, काउंटिंग करते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले यूपी। अब तो सोचेंगे कि यूपी तो इससे पहले हम पूर्वी भारत में भी देखे थे, अभी यूपी को हम उत्तरी भारत में देखें। ठीक सोचें दोस्तों, क्योंकि आधा उत्तर प्रदेश
पूर्वी भारत में और आधा उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में। तो पहला यूपी, उसके बाद अब यहाँ से क्रम याद कीजिए, क्या चीज़, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश आप लोग लिखेंगे, नोट करेंगे। ये हो जाएगा उत्तराखंड, UK, ये नहीं यूनाइटेड किंगडम, ये नहीं लिखना है, UK उत्तराखंड। उसके बाद हरियाणा, HR हरियाणा, ये हरियाणा, पंजाब PNB या लिखिए PN पंजाब, और राजस्थान, क्या चाहिए दोस्तों, राजस्थान। 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट जो है क्या चीज़ में आता है दोस्तों, तो हम बता सकते हैं उत्तरी भारत, नॉर्थर्न इंडिया में। तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं, उत्तरी भारत के बाद देखते हैं कौन सा, हम तो देख लिए हैं पूर्वोत्तर, पूर्वी, उत्तरी। अब देखेंगे पश्चिमी। पश्चिमी भारत में दोस्तों देखते हैं कौन कितना स्टेट आता है। पश्चिमी, पश्चिमी भारत में राज्यों की संख्या, फर्स्ट, ये तो हो गया है। पश्चिमी भारत में सबसे पहले गुजरात, कौन सा, गुजरात, ये हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, और ये हो जाएगा गोवा। तो हम लिखेंगे कौन सा, गुजरात, फर्स्ट राज्य गुजरात, दूसरा पे आएंगे तो महाराष्ट्र, और थर्ड पे आएंगे तो गोवा। पश्चिमी भारत में राज्य की संख्या 3, तो 1 गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड पे हम रखते हैं, बोलिए, गोवा। तो आगे हम चलते हैं, आप पश्चिमी भारत सबसे आगे चलते हैं, 1 2 3 4 देख लिए हैं। अब हम देखेंगे मध्य भारत, क्या चीज़ दोस्तों, मध्य भारत, मध्य भारत में राज्य की संख्या कितना है, 1, और एक राज्य कौन सा है, MP, कौन सा, MP, ये भारत के बीचों बीच में पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये ऐसा प्रदेश है जो कहाँ है, मध्य अर्थात बीच में, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश। यानी मध्य भारत में राज्यों की संख्या 1, पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या 8, 7 सिस्टर 7, कौन नहीं है, सिक्किम नहीं है। उसके बाद पूर्वी भारत में राज्यों की संख्या 6, कौन कौन, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद देखेंगे उत्तरी भारत में कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पश्चिम भारत में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। मध्य भारत में मध्य प्रदेश। इसके बाद आएंगे दक्षिणी भारत में। बाकी बात जितना बचा हुआ है दोस्तों, इस नीचे में जो भी मेरे पास पार्ट है वो सब क्या है, दक्षिणी भारत। जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा राज्य आता है वो अभी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले दक्षिणी भारत देखेंगे कि दक्षिणी भारत में राज्य की संख्या कितना है। तो गोवा हो गया है, महाराष्ट्र भी हो गया है, ये है छत्तीसगढ़ भी हो गया है। अब आएंगे तो ये है उड़ीसा, ये भी हो गया है। तो मेरे पास बच गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। यानी एक कितना, ये तो हो गया है, ये है उड़ीसा। 1 2 3 4 5 कौन कौन सा। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश 1 नंबर। 2 नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु, क्रम याद होना चाहिए, तमिलनाडु। 3 नंबर पे केरल। 4 नंबर पे आएंगे तो कर्नाटका। 5 नंबर पे आएंगे तो तेलंगाना। ये 5 राज्य आता है दक्षिणी भारत में। तो
ये मेरे अंदाज से आपको याद हो गया है। यहाँ से हम 7 क्वेश्चन देखे हैं। कौन कौन सा? पूर्वोत्तर भारत, 7 सिस्टर, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये हम अगली वीडियो में बात करते दोस्तों, लेकिन लाइन कटने के कारण हम नहीं कर सके थे चर्चा, और आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि भारत में कहाँ पर क्या है नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं आप 2 चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़? पहले ये इधर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है दोस्तों? अरब सागर, अरबियन सी, अरब सागर, अरबियन सी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नीचे में हिंद महासागर, नीचे में है हिंद महासागर। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत किस सागर के शीर्ष पे स्थित है? भारत किस सागर के शीर्ष पे स्थित है? तो वो है हिंद महासागर। याद रखेंगे, भारत किस सागर के शीर्ष पे स्थित है? तो वो है हिंद महासागर। ये भी नोट करेंगे। और अब आगे चलते हैं, तो क्या चलते हैं समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ ऐसे जाता है, फिर ऐसे यहाँ पूरे क्या है जल है। इसको हम क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। अच्छा, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, यानी खाड़ी को इंग्लिश में 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्या चीज़? गल्फ, बे, बाइट। ये तीनों, ये आगे हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? अरब सागर। तो अब गौर से सुनिए दोस्तों, समझिए। कोई भी देश 2 ही प्रकार, कोई देश है और किसी दूसरे देश से सीमा बनाएगा तो 2 ही प्रकार से सीमा बनाएगा। या तो वो स्थलीय सीमा बनाएगा या तो वो तटीय सीमा बनाएगा। यानी वो तो या तो स्थलीय सीमा बाउंड्री बनाएगा या तो तटीय सीमा। आप तो ये बोल सकते हैं कि कोई हो सकता है पर्वतीय सीमा। अगर पर्वतीय सीमा की बात हो रही है तो क्या चीज़ में आ जाएगा? स्थलीय में। इसलिए दोस्तों अब हम समझेंगे कि कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। उसके आगे हम चलेंगे इसकी सीमा के बारे में। उससे पहले थोड़ा देखते हैं कौन देश कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक देश दिखाई पड़ेगा और जो हम जानते हैं इसका नाम है नेपाल। नेपाल है तो नेपाल यूपी और बिहार के जस्ट ऊपर में है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से इसको कहते हैं भूटान। भूटान। अगर हम यहाँ से बात करें इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है? ये ऊपर में है चीन, यह चाइना। ये पूरे क्षेत्र क्या है? चाइना है। चाइना का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। कितना है? 3 टाइम्स। ये अभी देखेंगे। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई समुद्र है? नहीं है। यहाँ समुद्र है नहीं, तो यानी नेपाल से कैसा सीमा बनाता होगा भारत? स्थलीय। भूटान से कैसा सीमा बनाता होगा? स्थलीय सीमा। चीन से कैसा सीमा बनाता होगा? तो स्थलीय सीमा। अच्छा, इधर से पानी है, इधर है सीमा। इधर जितना भी कंट्री होगा सबसे सीमा कैसा बनाता होगा? तो स्थलीय सीमा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे इस प्रकार से पाकिस्तान को, और यहाँ पे सर क्रिक के पास आके मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा और यहाँ ले लीजिए, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो है इस प्रकार से ये है, ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ये कौन सा है? अफगानिस्तान।
जब भारत 1947 से पहले ये सब पूरे भारत एक था। हाँ तो एक और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक देश है, कौन सा है, ये देश है, इस देश को बोलते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ से इस ये जो सीमा बन रहा है बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे तो ये देश जो है, इस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार, इसी को बोलते हैं वर्मा। क्या बोलते हैं, बर्मा। पहले इसका नाम बर्मा था और अब इसका नाम है म्यांमार। तो दोस्तों अब इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत जो है कितने देश के साथ स्थलीय सीमा से, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये नीचे, यहाँ से नीचे जल ही जल है, ये बंगाल की खाड़ी है, ऊपर में कोई जल नहीं है। नीचे में क्या है, जल ही जल है, ऊपर में कोई जल नहीं है। इसके नीचे देख लीजिए, यहाँ पर जल का निशान है, ये जो डॉट 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 दिख रहा है वो जल है, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ये क्या है, जल है। तो आप एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पढ़ने में ज्योग्राफी मजा नहीं आएगा। इसलिए आप एक एक पॉइंट समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। ये जो है डॉट डॉट, ये है तटीय सीमा, यानी अगर सीमा बनता भी होगा तो जलीय सीमा बनेगा। ये कैसा सीमा बनेगा, जलीय सीमा। तो दोस्तों ये जितना भी पार्ट है, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल या म्यांमार या बांग्लादेश कैसा सीमा बनाता है, तो सीमा बनाता है, आप लोग बता सकते हैं, स्थलीय सीमा। तो चलिए ये देख लिए हैं। तो ये कौन सा देश कहाँ अवस्थित है, कोई पूछते नेपाल, नेपाल यहाँ पे, भूटान यहाँ पे, म्यांमार यहाँ पे है, चीन यहाँ पे है। अच्छा चीन बता सकते हैं कि किस किस देश से, किस किस राज्य से बनाता होगा, यहाँ से यहाँ तक चीन सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश से बनाता होगा, उत्तराखंड से बनाता है, लद्दाख से बनाता है, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश से। ये क्या है, ये थोड़ा सा जगह छुटा हुआ है, गौर से देखिए, ये थोड़ा सा जगह छुटा हुआ है, इससे भी बनाता है, इसका नाम है सिक्किम। जब हम सीमा के बारे में चर्चा करेंगे तो ये सब आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये अब ये अवस्थिति देख लिए कि कहाँ बंगाल की खाड़ी है, कहाँ हिंद महासागर है, कहाँ अरब सागर है, और कहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरा जो चैप्टर था, भारत का अवस्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम देखेंगे विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर समझाने के लिए हम आपको, या चलिए यहाँ पे ये चीन है, इसको याद रखेंगे। समझाने के लिए हम एक ग्लोब बनाते हैं और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग को इससे पहले बताया तो मिटा देंगे, चलिए देख लेते हैं। आपको साइड याद रखना है, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। अब इसका उपयोग करेंगे और हम समझेंगे। हम ये क्या बना है, वृत्त। हम वृत्त के माध्यम से ग्लोब, ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी को समझेंगे। पृथ्वी पे कोई भी चीज़ का पता लगाने के लिए, कोई भी देश का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर को जानना ही बहुत जरूरी है। दोस्तों हम अक्षांश और देशांतर के बारे में 2 वीडियो बनाएंगे, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार को हम 2 वीडियो देंगे, और जो वो दोनों वीडियो होगा वो हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। तो उसमें हम सबसे पहले अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण रूप से कर्क रेखा क्या होता है, क्यों कर्क रेखा नाम पड़ा है, मकर रेखा क्या होता है, मकर रेखा ही क्यों नाम पड़ा है, आर्कटिक रेखा क्या होता है, अंटार्कटिक रेखा क्या होता है, इसका नाम क्यों पड़ा है, या विषुवत रेखा क्या होता है, या अक्षांश क्या होता है, मौसम, लोकेशन, ऋतु, ये सब को पता करने के लिए हमें अक्षांश की ज़रूरत होता है। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम किसी देश का एग्जैक्ट लोकेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी देश पे अगर अभी कोई देश अभी मान लीजिए हाल में ही अभी प्रेजेंट टाइम में अभी चल रही है इजराइल और गाजा के बीच, यानी फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रही है। उसमें अगर कोई मानिए इजराइल उस पर हमला कर रहा है,
यानी अपना मिसाइल से हमला कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब वहाँ से छोड़ता है वो गिर जाता? नहीं, सबसे पहले उसका एरिया लोकेट किया जाता है। लोकेट मतलब अक्षांश और देशांतर मालूम करता है और उसको मैसेज करता है अपने मिसाइल को। कोई इनपुट डिवाइस होगा उस पर क्लिक करता है तो उसका उतना लोकेशन क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है और एग्जैक्ट जो भी है वहीं पे मिसाइल छोड़ा जाता है। तो किसी देश पे हमला करना हो तो अक्षांश एवं देशांतर जानना बहुत ही जरूरी होता है। कोई एरोप्लेन है तो वो जा रहा है, क्या वो किस प्रकार से लोकेशन तय करता है? वो लोकेशन तय करता है अक्षांश एवं देशांतर के कारण ही। किसी देश पे हमला होता है तो अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। अगर मान लीजिए हम किसी देश में गए, वहाँ मरुस्थलीय है अर्थात वहाँ क्या है, रेगिस्तान है, तब वहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा देश है नहीं देश है? मान लीजिए 1000 किलोमीटर में फैला है तो हम अक्षांश एवं देशांतर के ही माध्यम से, जब हम ये सब पूरी चर्चा बात करेंगे तो हम अक्षांश देशांतर में सब समझ जाएंगे। क्यों धूप पड़ता है, क्यों ठंडा होता है, क्यों गर्मी होता है, ये सब कारण। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मोटी मोटी बात जानेंगे, इसमें ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले ये है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, और इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ही क्यों? तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, भूमध्य, भूमध्य, भू मतलब होता है पृथ्वी, मध्य मतलब होता है बीचों बीच। ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को जब बीचों बीच गुजरेगी तो 2 पार्ट में बांटेगी, और वो पार्ट है एक उत्तरी। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो उत्तरी, अर्थात यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से ये पूरे कहाँ चल रहे हैं? उत्तर की ओर। कहाँ चल रहे हैं? उत्तर की ओर। ये सब कहाँ चल रहे हैं? किस क्षेत्र में? उत्तर की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध ही क्यों? पृथ्वी एक गोला के आकार का है। क्या चीज़ का आकार का है? गोला के आकार। और उसको गोला को जो हम आधा कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोलार्ध, यानी गोला का आधा। तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों इसमें जो भी चीज़ आए वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी। अक्षांश खींचेंगे, दक्षिणी अक्षांश। कोई लोकेशन होगा तो दक्षिणी लोकेशन होगा। यानी अक्षांश के माध्यम से पृथ्वी जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन? तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी और दक्षिणी का बात करेंगे। जब हम अक्षांश का जिक्र करेंगे या तो उत्तरी या तो दक्षिणी बोलेंगे, हम इसमें पूर्वी या पश्चिमी का जिक्र नहीं करेंगे। जब देशांतर पढ़ेंगे तो उसमें पश्चिमी या पूर्वी का हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। यहाँ से अगर हम गौर से देखें, अगर ये मान लीजिए ये एक क्या है? यह है उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और पृथ्वी के केंद्र से देखा जाए तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90। यहाँ से उसी प्रकार से देखेंगे दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ से केंद्र तक देखेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो 90 डिग्री का। ये याद रखें, कितना? 90 डिग्री का। तो दोस्तों कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। एक और चीज़, जितना भी अक्षांश रेखा हो या अक्षांश वृत्त हो या अक्षांश हो, प्रत्येक 1 डिग्री के बाद दर्शाया जाता है। अगर कोई अक्षांश 1 डिग्री पे है तो दूसरा अक्षांश 2 डिग्री, उससे अगला 3 डिग्री, उससे अगला 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, हाईएस्ट 90 डिग्री तक चलेगा। चाहे अब एक चीज़ आपको याद होगा, नंबर लाइन। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? चलिए यहाँ पे पाकिस्तान को मिटाते हैं। नंबर लाइन गौर से समझिएगा। नंबर लाइन पे क्या होता है? ये होता है 0, उसके बाद 1, इसके बाद 2, उसके बाद 3। गौर से देखिए, नंबर लाइन, इसमें भी नंबर लाइन का उपयोग करेंगे। 0 के बाद फिर से क्या? 5, 6, 10 नहीं, 1 क्या चीज़? 2, ये क्या? 3। इस प्रकार से अगर ये भी तो नंबर लाइन का होता है। ये वाई एक्सिस है, ये अगर 0 है तो ये कितना? 1, ये कितना? 2, ये कितना? 3। यहाँ फिर चलेंगे तो 0 से नीचे 1, माइनस का 1, माइनस 2, इस प्रकार से चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम इस पॉइंट को मानते हैं 0, ऊपर को लिखते हैं नॉर्थ। क्या लिखते हैं? नॉर्थ। इसको क्या लिखते हैं? साउथ। इसको क्या लिखे? यानी हम 0 के नीचे आएंगे तो कहाँ चलेंगे? साउथ में, और 0 के ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में। तो दोस्त
यहाँ तो हम बोले कि अक्षांश रेखा प्रत्येक 1 डिग्री पे दर्शाया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ऐसे कितना तक जाएगा तो डॉट डॉट 90 तक जाएगा। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री अक्षांश तक। अब यहाँ 0 है किधर? हम फिर ये 0 तो भूमध्य रेखा के ऊपर गए तो कहाँ तक गई? 90 तक। फिर भूमध्य रेखा पे आए, अब हम कहाँ चल रहे? साउथ दिशा में। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 के बाद क्या आएगा 1। अब माइनस प्लस, माइनस की जगह पर हम क्या लिख दिए? साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, 2, 3, यहाँ फिर डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे? तो 90 डिग्री तक। ये याद रखेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं 90 है, प्रत्येक 1 डिग्री पे दर्शाया जाता है तो 90 डिग्री, और प्रत्येक 1 डिग्री पे दर्शाया जाता है तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? तो 90। प्रत्येक 1 डिग्री क्या? 90 डिग्री का एंगल उत्तरी गोलार्ध में, और कितना डिग्री पे? प्रत्येक 1 डिग्री पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 90। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कितना अक्षांश खींच सकते हैं? तो 90। कितना? 90 प्रत्येक 1 डिग्री पे 90। कितना? 90 उत्तरी गोलार्ध में। 90 उत्तरी गोलार्ध में क्या चीज? अक्षांश या अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा बात करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो अभी सिर्फ हम अक्षांश की बात कर रहे हैं। यहाँ से भी कितना? 90। इसमें भी कितना? 90। रेड कलर का जो दिखा पड़ रहा है वो है क्या चीज? भूमध्य रेखा। क्या चीज? भूमध्य रेखा। तो अब ध्यान दीजिए 0 है तो अभी हम क्या देखे थे? नंबर लाइन को याद कीजिए, उत्तर की ओर चले। 0 के बाद 1, 2, मान लीजिए 10, 20, 30, 50, 60, 80, मान लीजिए 70, 80 डिग्री, और ये आ जाएंगे 90 डिग्री पे, क्योंकि पूरे अक्षांश दर्शाना संभव नहीं है। यहाँ से फिर आएंगे मान लीजिए 10, 20, 30, 50, 70, 80 डिग्री और 90 डिग्री। ये अक्षांश कैसा कहलाएगा? 80 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। ये अक्षांश कौन कहलाएगा? 70 डिग्री। ये कौन कहलाएगा? लेकिन ये कितना डिग्री पे है? प्रत्येक डिग्री पे 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, 3 डिग्री पे है, 4 डिग्री पे। अब देखिए अक्षांश की संख्या की क्या चीज? अक्षांश की संख्या हम इसे मिटाते हैं या यहाँ पे मिटाते हैं। तो अक्षांश की संख्या लिखेंगे। अक्षांश की संख्या, अक्षांश ना रेखा बोले हैं ना ही, चलिए हम लिख ही देते हैं। अक्षांश की संख्या, अक्षांश की संख्या कितना? 90 उत्तरी गोलार्ध में। कितना? 90। उसके बाद 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और 1 कौन? भूमध्य रेखा। तो टोटल कितना? 181। ये क्या है? अक्षांश की संख्या है। क्या चीज है? अक्षांश की संख्या है। ना हम रेखा बोलेंगे ना ही वृत्त बोलेंगे। तो समझेंगे अक्षांश की संख्या कितना? 181। अक्षांश की संख्या कितना? 181। अब हम बात करेंगे अक्षांश वृत्त की। अक्षांश वृत्त क्या होता है या अक्षांश रेखा क्या होता है? तो दोस्तों एक और चीज़ यहाँ से क्वेश्चन कि ये पूछ देगा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 90। दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश की संख्या 90 और एक भूमध्य रेखा, टोटल 181। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या 90, या पूछ दे दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या 90 और एक क्या है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 181। लेकिन अब हम देखेंगे अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा। अगर कोई वृत्त है, अगर हम गोलार्ध पे दर्शाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वृत्त। लेकिन हम किसी प्लेन सतह पे दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेखा। दोस्तों एक और चीज़ हम एक बात बोलना चाहेंगे, एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि आप वृत्त और पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या चीज़? पॉइंट में, वृत्त में जो है रेडियस होता है और पॉइंट में रेडियस नहीं होता है। क्या चीज? वृत्त में रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, लेकिन पॉइंट में क्या नहीं होता है? रेडियस नहीं होता है। इसलिए पॉइंट और वृत्त में बहुत डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए, हम गौर से क्या देखें दोस्तों, जब हम 90 डिग्री पे चले तो मेरे पास अक्षांश किस रूप में आ गया? एक पॉइंट के रूप में।
कहाँ कहाँ 90 डिग्री पे, चाहे हम 90 डिग्री उत्तरी चले यहाँ 90 डिग्री दक्षिण पे गए, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या है उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे दक्षिणी ध्रुव। याद रखेंगे अक्षांश की संख्या कितनी होती है 181। तो अब देखते हैं ये क्या है, ये तो है पॉइंट, ये क्या है पॉइंट है, इसका मतलब इसमें रेडियस नहीं होगा, इसमें रेडियस नहीं होगा, तो क्या ये वृत्त कहलाएगा? नहीं। रेखा कहलाएगा? नहीं। जब कोई वृत्त नहीं है, उसमें रेडियस नहीं है, कोई रेखा नहीं है, तो पॉइंट हो ही नहीं सकता है, वो पॉइंट रेखा बन ही नहीं सकता है। तो क्या देखे थे उत्तरी गोलार्ध में टोटल उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश की संख्या 90, कुल अक्षांश की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की कुल अक्षांश की संख्या 90, लेकिन यहाँ पे एक जो है पॉइंट के रूप में ये भी अक्षांश जितना भी है सबको अक्षांश बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको अक्षांश रेखा नहीं बोलेंगे, इसको भी अक्षांश रेखा नहीं बोलेंगे, इसको अक्षांश वृत्त नहीं बोलेंगे, इसको अक्षांश वृत्त नहीं बोलेंगे। हम वृत्त को खोलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? रेखा बन जाएगा। रेखा को हम क्या बना सकते हैं? वृत्त बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट एक ही पॉइंट है तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ये कुल था 90 में से एक घट गया क्या 90 डिग्री, तो कितना बचा 89, ये कितना बचा 89। क्या चीज? अब हम बात करते हैं अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा की संख्या, कुल अक्षांश रेखा या कुल अक्षांश वृत्त की संख्या। ऊपर में टोटल था 90, लेकिन एक नहीं बन रहा है, तो कितना 89, कितना 89। इस दक्षिणी गोलार्ध में भी 89, एक क्या 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 99 यानी 9 दूनी 18 19 हासिल 9 दूनी 18 और हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17 179, यानी अक्षांश वृत्त की संख्या 179, अक्षांश रेखा की संख्या 179। याद रखेंगे अक्षांश वृत्त की संख्या 181, अक्षांश रेखा की संख्या 181। इतना हमको नहीं समझाया था, लेकिन हम फिर भी समझा दिए दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या चीज़, अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। आप मोटा मोटी स्पीड में समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी देशांतर लाइन। क्या चीज? देशांतर लाइन। क्या कहलाएगी? देशांतर लाइन। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। तो अब यहाँ से समझेंगे क्या है। यहाँ से एक ये क्या है, इसको मानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या चीज? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है नहीं है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। 1982 में क्या हुआ था दोस्तों, तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं कि गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझ गए होंगे कि देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, इतना ही याद रखना है आपको। इससे ज़्यादा डिटेल्स हम देखेंगे आगे जब हम, अभी तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं भारत के बारे में, इसीलिए नहीं तो भी इसको चर्चा चलेगा तो कम से कम 2 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन हम शॉर्ट में समझाते हैं मोटा मोटी और समझेंगे। यानी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लाइन देशांतर रेखा कहलाती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों क्या है देशांतर रेखा। ये पृथ्वी अपने अक्ष पे, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी, यहाँ से इधर घूमी, एक चक्कर पूरा की तो कितना डिग्री? 360 डिग्री घूमेगी। कितना डिग्री? हम पहले बोले थे अक्षांश प्रत्येक एक अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त या अक्षांश प्रत्येक 1 डिग्री पे दर्शाया जाता है। देशांतर रेखा भी प्रत्येक 1 डिग्री पे दर्शाया जाता है। तब गौर से सोचिए कि अगर ग्लोब अब एक बार घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। ग्लोब अपने एक चक्कर पूरा करेगी, कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लेती है? 24 घंटा।
कितना 24 घंटा। अगर हम 360 डिग्री को, ठीक है, 24 घंटा को बदलेंगे मिनट में, तो 24 घंटा मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट 60 से गुना कर देंगे, तब ये क्या कहलाएगा, घंटा से बदल जाएगा मिनट में। यहाँ तक प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना से भाग देंगे, तो अगर इधर 360 से, कितना 360 से अगर भाग दे दे 360 से, तो 360 कितना बार में, 1 बार में, तो ये बचेगा 1 डिग्री। और यहाँ से 1 0 से 1 6 के 36, इसको काटेंगे 4 बार में तो आ जाएगा 4। क्या चीज़ था, 4 मिनट। क्या चीज़, 4 मिनट। एक और चीज़, ये तो मिनट हम निकाल लिए। 360 डिग्री पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। और प्रत्येक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कितने डिग्री पे दर्शाया जाता है, तो 1 डिग्री। अगर हम 1 से भाग देंगे तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, 1 से काटेंगे कितना बार में, 360 बार में। कितना बार में, 360 बार में। इसका मतलब है कि कुल देशांतर रेखा की संख्या, कुल देशांतर रेखा की संख्या, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना, 360। कितना, 360। याद रखेंगे दोस्तों, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360। यानी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी, कितना डिग्री घूमेगी, 360। कितना टाइम लेती है, 24 घंटा। दिन रात होती है 24 घंटा, तो याद रखेंगे। तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, तो मिनट कितना, 24 गुना 60। 1 डिग्री निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मिनट। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MVVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। इसके माध्यम से हम किसी देश का टाइम निकाल सकते हैं कि कितना पीछे है, आगे है, नहीं है। एक और चीज़ यहाँ से समझ लेंगे दोस्तों, ये इसको अगर मानते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। तो अगर ग्रीनविच आ गया तो दोस्तों थोड़ा हम चर्चा करते हैं। 1982 में क्या हुआ कि एक संधि हुआ, बहुत देश मिलके, वो संधि में कहा गया कि प्रत्येक देश का अंतर्राष्ट्रीय 1982 में एक संधि हुआ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समय यानी स्थानीय समय, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व का स्थानीय समय निकालने के लिए एक संधि हुआ, जिसमें बताया गया 1982 में ग्रीनविच को 0 डिग्री क्या मान लिया गया, ग्रीनविच रेखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीनविच लाइन जो है क्या चीज़ से, लंदन के समीप एक ग्रीनविच शहर है वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। तो अब बताइए इधर चलेंगे तो कौन सा साइड, इधर चलेंगे तो कौन सा साइड, ईस्ट। अभी देखे थे जस्ट, क्या चीज़, ईस्ट। इधर चलेंगे तो वेस्ट। दोस्तों यहाँ से 180 डिग्री तक चलेंगे तो 100 यहाँ से 100 यानी एक डिग्री पे है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी 180 पूर्वी देशांतर होता है, 180 पूर्वी देशांतर रेखा होता है और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा होता है, पश्चिमी देशांतर रेखा होता है। याद रखेंगे। अगर इधर जाएंगे ग्रीनविच से पूर्व की ओर चलेंगे तो क्या होगा, इधर का टाइम आगे होगा, पूर्व का टाइम आगे होगा, लेकिन ग्रीनविच से इधर जाएंगे तो इधर का टाइम पीछे होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ पर टाइम बज रहा है 2, इधर चलेंगे तो 2 से कम ही बजेगा, ज़्यादा नहीं बजेगा। अब कितना कम होगा ये हम बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे जस्ट। यहाँ पर अगर 5 बज रहा है तो इधर जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। यानी यहाँ से जाएंगे 0 डिग्री पे तो यहाँ भी टाइम घटेगा, जितना आगे चलते जाएंगे यहाँ से टाइम घटते जाएगा। लेकिन यहाँ से हम आगे चलेंगे कहाँ तक, 180 डिग्री देशांतर रेखा तक टाइम बढ़ते चलेगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए